जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग राजभाषा के बारे में समझेंगे। ठीक है, राजभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 से लेके 351 तक किसका चर्चा है, तो राजभाषा का चर्चा है। इसके बारे में देखिए 343 से लेके 351 तक जितने भी आर्टिकल हैं और जितने भी शब्द, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। आप नोट करते रहिए और आप यकीन मानिए कि एक एक पॉइंट के बारे में, एक एक शब्द के बारे में समझेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको एक बार देखिएगा और वीडियो अगर समझ में आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग राजभाषा। ठीक है, देखिए किसको कहते हैं राजभाषा, पहले हम लोग समझते हैं। देखिए क्या क्या होता है, एक तो होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा, ठीक, राष्ट्रभाषा। दूसरा होता है राज्य भाषा, राज्य भाषा। और उसके बाद होता है राजभाषा, राजभाषा। देखिए ये राज्य भाषा है, ये राजभाषा, इसमें अंतर है। और चौथा होता है मातृभाषा। ठीक है, इसके बारे में 1 मिनट लगेगा समझने के बाद। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए क्या राष्ट्रभाषा क्या होता है, तो राष्ट्रभाषा वह होता है जो पूरे एक क्षेत्र यानी कि ओवरऑल पूरे देश में बोला जाता है, लेकिन ये ऑफिशियल यानी कि कार्यकारी इसमें जो है डॉक्यूमेंट काम नहीं होते हैं। और जो राज्य भाषा होता है इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे आर्टिकल 345 में। यह क्या होता है, शासकीय भाषा किसी राज्य का होता है, यानी कि किसी राज्य में शासकीय भाषा बोला जाता है उसको कहते हैं राज्य भाषा। और राजभाषा इसी को हम लोगों को पढ़ना है, राजभाषा क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। और मातृभाषा क्या होता है, तो मातृभाषा वह भाषा होती है जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है, यानी कि जिस क्षेत्र में भाषा बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा का भी उल्लेख आगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 1 से 5 तक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग राजभाषा। क्या, राजभाषा। देखिए राजभाषा का उल्लेख, ठीक है, देखिए एक एक आर्टिकल, एक एक शब्द तोड़ के बताऊंगा, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए राजभाषा यानी कि भाग 17 में, कौन सा भाग है, भाग 17। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। आर्टिकल पूछेगा तो 343 से लेके 351, क्या है, 343 से लेके 351 तक किसका उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है। अब हम लोग आते हैं एक एक आर्टिकल, एक एक शब्द, एक एक पॉइंट जो परीक्षा में पूछा जाता है एकदम तोड़ मरोड़ के एकदम याद करेंगे और समझेंगे। देखिए आर्टिकल सबसे पहले हम लोग समझेंगे 343। कौन सा आर्टिकल, 343। तो देखिए 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा, ठीक है, संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी। तो आप लिखते चलिए संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी। और पूछेगा लिपि, तो लिपि याद रखिएगा, जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। क्या होगी, देवनागरी। इतना समझ गए होंगे। आर्टिकल 343 में किसका उल्लेख है, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, लिपि देवनागरी होगी। हम जो लिखते हैं वो नागरी कौन सी है, देवनागरी है, ठीक, लिपि देवनागरी है। अब देखिए इसको जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 14 सितंबर 1949। कब, 14 सितंबर 1949, याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। लेकिन प्रत्येक 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था 1953 में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिंदी दिवस मनाना कब से प्रारंभ हुआ, तो 1953 के बाद। 1953 के बाद संविधान सभा द्वारा यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। कौन सा, 14 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। समझ गए होंगे, हिंदी दिवस। यहीं पे एक पॉइंट और नोट करिएगा, विश्व हिंदी दिवस अगर पूछेगा तो 10 जनवरी को। देखिए 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। कब, 10 जनवरी 1975 को। और 2006, ठीक है, 2006 के बाद यानी कि 2006 से लेके प्रत्येक 10 तारीख को यह घोषित किया गया कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। आप इतना समझ गए होंगे, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, 344। आर्टिकल क्या है,
344, ठीक है। देखिए हिंदी 343 के बारे में समझ गए होंगे, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, ठीक ना, राष्ट्रपति को यह अधिकार है राजभाषा आयोग और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि जेपीसी संसदीय कमेटी समिति का गठन राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं राजभाषा आयोग, क्या है, राजभाषा आयोग, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं जेपीसी का मतलब समझ जाइएगा ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, यानी कि संयुक्त, हिंदी में लिखेंगे इसको तो लिखेंगे संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है, संसदीय समिति। तो देखिए जेपीसी क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। यह राष्ट्रपति को यह अधिकार गठित कर सकता है, ठीक ना। तो राजभाषा क्या है, राजभाषा आयोग और संसदीय समिति यानी कि जेपीसी, तो इसका गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को। आर्टिकल पूछेगा तो 344 आप आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन थे, तो बीजी खेर। देखिए प्रथम राजभाषा आयोग कौन थे, तो बीजी खेर। पूछेगा कि प्रथम संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिए गोविंद बल्लभ पंत, ये क्या थे, प्रथम संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। दोनों को आप नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जेपीसी यानी कि संसदीय समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं, यानी कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। 20 जो होते हैं 20 राज्यसभा के और 10 लोकसभा के, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 20 राज्यसभा के होते हैं, 10 लोकसभा के होते हैं संसदीय समिति में, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं आर्टिकल 345। कौन सा आर्टिकल, 345। तो देखिए आर्टिकल 345 में क्या है, देखिए ये आर्टिकल 343 समझ गए होंगे, 344 समझ गए होंगे। अब आर्टिकल एक एक शब्द हम लोग समझेंगे, ठीक ना। आप यकीन मानिए कि इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे। देखिए आर्टिकल क्या है, 345 हम लोग अब समझते हैं। आर्टिकल 345 में कहा गया राज्य की राजभाषा, नोट करिए, राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा। अब कहेंगे ये क्या है, राज्य की राजभाषा, तो समझिए राज्य की राजभाषा से तात्पर्य ये है कि किसी भी राज्य में उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस राज्य में किसी भाषा को विधि द्वारा जब शासकीय भाषा घोषित कर दिया जाता है तो उस राज्य का वह शासकीय भाषा घोषित हो जाता है। अर्थात जितने भी कार्यकारी काम होंगे, शासकीय काम होंगे, ठीक ना, वह उस भाषा में किए जाएंगे। और यह किया भी गया, जैसे केरल में मलयालम, उड़ीसा में ओडिया। यदि विधि द्वारा यानी कि विधानमंडल ऐसा काम नहीं करती है तो शासकीय भाषा अंग्रेजी को ही माना जाएगा। लेकिन वहाँ पे अगर शासकीय भाषा घोषित कर दिया जाता है तो उस राज्य की वह शासकीय भाषा होगी। इतना आप समझ गए होंगे, राज्य की राजभाषा, ठीक ना। इसकी चर्चा हम लोग किए थे, राज्य की राजभाषा आर्टिकल किस में है, 345। नहीं तो आप ऐसे रट भी सकते हैं राज्य की राजभाषा 345, लेकिन आप एक बार समझिए, कभी नहीं भूलेंगे। राज्य की राजभाषा, इसको शासकीय घोषित करने का अधिकार उस राज्य के विधानमंडल को है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 346 में क्या है। आर्टिकल देखिए 346, 3 आर्टिकल आपको कंप्लीट हो गए होंगे और अब समझते हैं 346, ठीक है। देखिए आर्टिकल 346 में क्या है, 346 में कहा है, 346 में कहा गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य से या एक राज्य संघ से पत्राधि राजभाषा, मतलब एक राज्य है, एक राज्य से दूसरा राज्य, एक राज्य से दूसरा राज्य, या ठीक है राज्य से संघ के लिए पत्राधि राजभाषा। अब कहेंगे ये क्या है, तो इसके बारे में देखिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य से आयात निर्यात करेगा तो उसके लिए कोई एक भाषा होनी चाहिए ना। तो एक राज्य दूसरे राज्य के लिए पत्राधि राजभाषा या संघ से राज्य में कोई वार्तालाप होगी तो उसके लिए भाषा होनी चाहिए ना। होनी चाहिए कि नहीं, आप बताओ मित्रों, होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए। जब एक राज्य दूसरे राज्य से बात करेगा तो पता चला एक राज्य दूसरा भाषा बोल रहा है, एक राज्य दूसरा भाषा, दोनों में आयात निर्यात होगा, समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ या राज्य के लिए पत्राधि राजभाषा। आप लोग समझ गए होंगे 346। अब आर्टिकल 347 में कहा गया है, आर्टिकल 347 इंपॉर्टेंट समझिएगा, किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर, क्या है, कोई स्टेट है,
ठीक है, समझते हैं। कोई स्टेट है, उसकी मांग पर राजभाषा में परिवर्तन। ये आर्टिकल 347 में कहा गया है कि किसी राज्य में, सपोज दैट कोई राज्य है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जा रही है, जैसे बांग्ला, जैसे कोई स्टेट है, यहाँ पे बोली जा रही है 65% बांग्ला, और यहाँ पे जो 35% है, सपोज दैट उर्दू या कोई भी दूसरा भाषा बोला जा रहा है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा बहुलता किसकी है, बांग्ला की है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा बंगाली की भाषा है। तो कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर जो समूह ज़्यादा रहेगा उसकी मांग पर उस राज्य की वह भाषा घोषित कर दिया जाएगा, और यह करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। समझ गए होंगे, किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर भाषा में परिवर्तन किस आर्टिकल में, 347। अब आर्टिकल 348 में देखिए, आर्टिकल 348 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन सी भाषा प्रयोग होती है, सबको पता है कि अंग्रेजी प्रयोग की जाती है ना। तो आर्टिकल 348 में किसका चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आप इस तरह याद रखिएगा, ठीक ना। आर्टिकल 349 मस्त याद करिएगा, ठीक है। 349 में बस इतना कहा गया, एक बार हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। हमारा काम है बताना, आपका काम है क्या क्या याद करना, हम बता देंगे। देखिए 349 में कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में कुछ नियम, ठीक ना, इसके लिए कुछ नियम इसमें रखा गया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। 350, आर्टिकल 350 समझते हैं। देखिए आर्टिकल 350 में कहा गया है, 350 में कहा गया है व्यथा शिकायत के लिए राजभाषा, ठीक ना, व्यथा। देखिए संविधान में ना शिकायत को व्यथा लिखा गया है, तो हम भी व्यथा या शिकायत के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, समझ गए होंगे, प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब इसका मतलब क्या है, सपोज दैट, ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 350 में क्या है, जैसे कोई यूपी का कोई, जैसे कोई उत्तर प्रदेश का कोई आदमी है, पता चल गया क्या महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में चला गया और वो सपोज दैट वह पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। लेते हैं बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई पश्चिम बंगाल का कोई व्यक्ति है, सपोज दैट वो आ गया अपने उत्तर प्रदेश में और उसको हिंदी नहीं आती है, तो वह कोई यहाँ पे आके कोई क्राइम कर दिया, कुछ भी कर दिया, या पुलिस उसको उठाकर लेकर चली गई, या जब वो अपनी कंप्लेन देगा या कुछ देगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको हिंदी नहीं आ रही, तो वह जो अपना कंप्लेन देगा अपनी भाषा में देगा, और जब ये अपनी भाषा में देगा तो इस पे दबाव नहीं बनाया जाएगा कि तुम हिंदी में दो। यहाँ की जो भाषा है वो जिस क्षेत्र में, यानी कि जिस पुलिस थाना में या कहीं भी जो कंप्लेन देगा, वहाँ के जो अधिकारी होंगे उनका यह कर्तव्य है कि उस भाषा का जो कन्वर्ट कराए, कन्वर्टर बुलाकर उस भाषा का कन्वर्ट हिंदी में करवाए। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यथा या शिकायत के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, समझ गए होंगे कि व्यथा या शिकायत, किसी से आप शिकायत अपनी भाषा में कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि गांव के कुछ लोग होते हैं, वह सही तरह क्या करते हैं, अपनी कंप्लेन नहीं दे पाते हैं, तो अपनी भाषा में बोल देते हैं, तो उसको कन्वर्ट हिंदी में कर लिया जाता है। तो व्यथा शिकायत के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 350 में, आप इतना याद रखिएगा। अब समझते हैं 350 का, यहीं पर समझ लेते हैं 350 का में क्या है। देखिए 350 यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। 343, 44, 45। अब देखिए 350 क में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर 350 क में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है जो ये लिख रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा। अब कहेंगे इसका क्या मतलब है, तो समझते हैं। देखिए कक्षा 1 से लेके 5 तक, ठीक है, जो जैसे प्राइमरी स्कूल है, अब प्राइमरी स्कूल में छोटा बच्चा जाता है पढ़ने, अब छोटा बच्चा जाएगा पढ़ने, आप पता चला इंग्लिश वहाँ पे जाके बोल रहे हैं, तो क्या समझेगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। जैसे छोटा बच्चा स्कूल में प्राइमरी में पढ़ने गया, तो टीचर का एक कर्तव्य होगा कि उसको जो माँ उसको भाषा सिखाई घर पे छोटे पे, उसी भाषा में उसको क्या समझाए। जैसे बाबू लिख क, ख लिख,
ग लिख, ऐसे मातृभाषा में उसको सिखाना अनिवार्य है। तो इसीलिए 350 क में कहा गया है कि मातृभाषा यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे 350 क। अब समझते हैं 350 ख में कहा है। देखिए एक एक आर्टिकल आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक ना। अगर ना सीखा, अब भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 350 ख में कहा गया है कि भाषाई आधार पर, ठीक ना, जो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, राजभाषा। ये 350 ख में है। अब आर्टिकल बच गया 351, आखिरी है, ठीक है, 351। इसमें कहा गया है 351 में कि हिंदी राजभाषा के लिए, ठीक ना, निर्देश क्या है, हिंदी राजभाषा के लिए, हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा के लिए निर्देश, ठीक ना। देखिए इसमें कहा गया कि जो हमारी हिंदी राजभाषा है, केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है, हिंदी का क्या करे, विकास के लिए उसे प्रोत्साहन करे, ठीक ना, हमारे हिंदी भाषा को। तो ये था आप 343 से लेके आर्टिकल 343 से लेके 351 तक एक एक आर्टिकल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे 343 में क्या है, 344 में क्या है, 45 में क्या है, ठीक ना। बताइए 348 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखिए एक बार पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा, आँख बंद करके याद करिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में, 348। संघ की राजभाषा हिंदी 343। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को कहाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में। इसीलिए उसके बाद 2006 से स्टार्ट किया गया था 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाना। लेकिन हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी को, ठीक है। 344 कंप्लीट हो गया था। राजभाषा आयोग और जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। प्रथम संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। प्रथम संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम राजभाषा आयोग कौन था, तो बीजी खेर, ठीक है। यानी कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में कुल कितने मेंबर, 30 मेंबर, 20 राज्यसभा के और 10 लोकसभा के। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं भाषा यानी कि हमारी जो शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा कुल कितनी है, तो शास्त्रीय भाषा हमारी वर्तमान में 6 है। अब कहेंगे शास्त्रीय भाषा क्या होती है, तो समझिए, वह भाषा जिसका इतिहास लगभग आज से 1500 से 2000 ईस्वी पहले जिसका चलते चला रहा और उसका उल्लेख किसी ग्रंथ में हो, तो उसको हम शास्त्रीय भाषा क्या करते, दर्जा उसको दे सकते हैं। यह देने का अधिकार राष्ट्रपति को। तो शास्त्रीय भाषा कुल कितने हैं, 6। शास्त्रीय भाषा क्या है, शास्त्रीय भाषा 6, ठीक है। शास्त्रीय भाषा कितना है, 6। देखिए कौन कौन सा है, पहला हमारा तमिल है, क्या है, तमिल। सबसे पुरानी भाषा कौन सी, तमिल। उसके बाद है संस्कृत, क्या है, संस्कृत। उसके बाद क्या है, तेलुगु। उसके बाद क्या है, कन्नड़, क्या है, कन्नड़। उसके बाद मलयालम के बाद है आपका मलयालम। उसके बाद है आपका उड़िया, क्या है, उड़िया। तो देखिए ये जो 6 भाषा है यह शास्त्रीय भाषा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो आप शास्त्रीय भाषा याद रखिए। शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो शास्त्रीय भाषा 6। इसको सबसे पुरानी हमारी शास्त्रीय भाषा तमिल है। इसको कब बनाया गया था, तो 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। संस्कृत को 2005 में घोषित किया गया था, और तेलुगु को 2008 में, और कन्नड़ को 2008 में, और जो मलयालम है इसको 2013 में, और जो सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा है इसको 20 फरवरी 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये शास्त्रीय भाषा कौन कौन सा है, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। बात खत्म। याद हो गया कि नहीं, बड़ी आसानी से कब घोषित किया गया, इसको भी याद रखेगा। अब हम लोग समझते हैं, देखिए ये सब भाषा हम लोग पढ़े हैं, तो भाषा अनुसूची जो है हमारी 12 अनुसूची है, तो किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप बताइए किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में जब संविधान बना था तो कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा, 14 भाषा। अनुसूची 8, देखिए अनुसूची 8 में कितनी भाषा है, 22 भाषा।
आप इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख किस में है? अनुसूची 8 में, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14 भाषा। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, संस्कृति, पंजाबी, बांग्ला, मलयालम, इतनी 14 भाषा थी। बाकी मलयालम, हिंदी, ये 14 भाषा मूल भाषा है। बाकी सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यह संशोधन करके यह संविधान में अनुसूची 8 में इसको रखा गया। तो कौन कौन सा संविधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो जो सिंधी थी, क्या कौन सी भाषा? सिंधी, उसको 21वां संविधान संशोधन, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। कौन सी भाषा? सिंधी। तो याद रखिएगा, सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में अनुसूची 8 में रख दिया गया। बाकी 71वां संविधान संशोधन, कौन सा? 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सी भाषा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सा है? कोंकणी। यह कितनी भाषा है? 3 भाषा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को रखा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद करने के लिए आप याद कर लीजिए नमक, ठीक ना, नमक सबको याद होगा। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन। अब देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 92, यानी कि 92वां संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इतना भाषा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए। इसका टेक्निकल ट्रिक दे रहे हैं, BDMS। इसको हम बदमाश कर सकते हैं कि नहीं? BDMS बदमाश पढ़ लीजिए याद करने के लिए। B से हो गया बोडो, D से हो गया डोंगरी, M से हो गया मैथिली, S से हो गया संथाली। तो ये जो आपकी 14 यानी कि 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई थी संशोधन कर करके, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला, किस एग्जाम में? अभी जल्दी हाल ही फिलहाल में पूछा था, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी को जोड़ा गया था कब? तो 1967 में। तो ये था हमारा क्या? भाषा से रिलेटेड, ठीक है। जो भाषा से अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यहीं से आएगा, ठीक है। क्योंकि भाषा के बारे में हम लोगों ने ओवरऑल समझ लिया, चाहे राजभाषा हो, चाहे संसदीय समिति हो, ओवरऑल हम लोग समझ गए। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा। 8 भाषा बाद में जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इतनी भाषा बाद में जोड़ी गई थी। सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967। याद हो गया आपको? बोलिए, 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। बाकी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी 3 भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषा याद हो गया। पहला सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 4 निपट गया। अब बच गया 4 गो, तो उसको भी निपटा देंगे आराम से। बैठ के खटिया, चारपाई कहीं में बैठ के आप पढ़ते रहिए आराम से कि बदमाश, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, आपको याद हो जाएगा। इसको जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003। कब जोड़ा गया था? 2003, ठीक है, 2003। कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003। तो यह थी आपके सामने एक राजभाषा, ठीक है, जिसका उल्लेख हम लोग पढ़े हैं किस भाग में है? तो भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ओवरऑल जितने आर्टिकल जो बात लिखी गई है हमने आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब आपको कैसा लगा समझाए तो अब आपको समझ में आया कि नहीं? प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आया उसको भी बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।